वो सुर्ख रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़कर, गोरी रंगत और तीखे नैन नक्श के साथ होठों पर लाल लिपस्टिक लगाए, हाथ में लाल गुलाबों का बुके पकड़े, अपने ही ध्यान में फूलों से खेलती हुई, कुछ गुनगुनाते हुए ईशानी अपने दोस्त के घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, सामने से तेजी से आते एक इंसान से टकरा गई। उसके हाथ से फूलों का बुके दूर जमीन पर गिर गया और हाई हील की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिरने से बचने के लिए उसने सामने वाले की शर्ट पकड़ ली और उसे भी अपने साथ नीचे गिरा लिया। वो इंसान जो अभी अभी एयरपोर्ट से जल्दी जल्दी घर आया था, दरवाजे पर आते ही इस टक्कर से रुक गया, लेकिन संभल नहीं पाया और दोनों साथ में जमीन पर गिर पड़े। अब हालात ऐसे थे कि ईशानी नीचे गिरी हुई थी और उसके ऊपर गिरने की वजह से आर्यवीर उसके बिल्कुल करीब था। उसका चेहरा ईशानी की गर्दन से टकरा गया था और दोनों कुछ पल के लिए जैसे जम गए थे। ईशानी की आंखें अपनी गर्दन पर किसी अजनबी के स्पर्श को महसूस करके सदमे से फैल गई थीं, जबकि आर्यवीर तो जैसे उसकी नाजुक वजूद से उठती खुशबू में खो गया था। उसने ना अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाया और ना ही उससे दूर हुआ, बस उसी एहसास में डूबा रहा। उठो मेरे ऊपर से, ईशानी होश में आते ही जोर से चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर जो अब तक उसकी खुशबू में खोया हुआ था, उसके गर्दन से चेहरा हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। छोटी छोटी गोल आंखें जिन्हें मेकअप से और उभारा गया था, छोटी सी नाक और लाल होठों, वो बस उसे ही देखता रह गया था। ईशानी ने गुस्से से उसे घूरा, जो उसे एक्सरे करती नज़रों से देख रहा था। गोरा रंग, तीखी नैन नक्श और गहरी आंखों वाला वो उसके सामने था। हटो मेरे ऊपर से, ईशानी चिढ़कर बोली और अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर आर्यवीर को खुद से दूर धक्का दे दिया। आर्यवीर थोड़ा संभलते हुए दूर हुआ और उसे देखने लगा, जबकि ईशानी जमीन से उठकर अपने कपड़ों को देखने लगी, जिन पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। जबकि उसके भाई का नाम सुनते ही उसका गला तक कड़वा हो गया था। हे भगवान, मेरा ड्रेस, मेरे फूल, मेरी चप्पल। ईशानी ने पहले अपने कपड़ों को देखा, फिर जमीन पर बिखरे फूलों को और फिर अपनी टूटी हुई हील को देखते हुए सदमे भरी आवाज़ में कहा, जो आज के दिन के लिए कितनी मेहनत से तैयार हुई थी। यूनिवर्सिटी में आज फंक्शन था जहां वो ज़बरदस्ती मीरा को भी ले जाना चाहती थी, जो पहले ही मना कर चुकी थी। ये फूल भी वो उसे मनाने के लिए ही लाई थी। तुमने मेरा पूरा हाल खराब कर दिया मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते थे क्या? ईशानी गुस्से में पलटकर अपनी उंगली आर्यवीर की तरफ करते हुए चिल्लाई, और अगर मैं भी यही कहूँ कि तुमने मेरा हाल खराब कर दिया, तुम नहीं देख सकती थी क्या? आर्यवीर भी उसी के अंदाज में उंगली उठाकर जवाब दे गया था। ईशानी का गुस्सा और बढ़ गया। मैं नहीं देख रही थी, मैं तो ठीक से देख रही थी। उसने गुस्से में गहरी सांस लेते हुए खुद की तरफ इशारा किया। हाँ देख रही थी, लेकिन क्या? इन फूलों को मैडम सड़क पर चलते हुए सामने देखा जाता है, हाथों में पकड़े बुके को नहीं। अपने आप को हीरोइन समझकर बस फूलों में ही खोई हुई थी। आर्यवीन ने ताना मारा था। कुछ देर पहले जो लड़की उसे बहुत ही खूबसूरत लगी थी, अब उसे उतनी ही झल्लाने वाली लग रही थी। वो अपनी गलती मानने की बजाय उसी पर इल्ज़ाम डाल रही थी। आज के दिन, हे भगवान, आज के ही दिन मैंने खास दुआ मांगी थी कि किसी हैंडसम चार्मिंग लड़के से टक्कर हो, जो मुझे देखते ही मुझसे प्यार कर बैठे, और आपने इसे इस आदमी से टकरा दिया। ईशानी ने आसमान की तरफ देखकर बेबस सी आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर आर्यवीर पहले तो मुस्कुराया, लेकिन आखिरी बात पर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। और तुम क्या हो, बंदरिया लग रही हो, पूरे लाल कपड़ों में और लाल मेकअप में। उसने तुरंत जवाब दिया। अपने आप को बंदरिया सुनकर ईशानी का मुंह हैरानी से खुल गया। आर्यवीर खुद भी नहीं समझ पाया था कि वो इस लड़की से बच्चों की तरह क्यों लड़ रहा है। ईशानी कुछ और कहने की बजाय अपनी दोस्त का नाम लेकर चिल्लाई, काव्या भाभी। अपने लिए ऐसा शब्द सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो जोर से काव्या को बुला रही थी और आर्यवीर हैरानी से उसे देख रहा था। उसकी नम आंखें देखकर उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि शायद उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तभी अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठी काव्या और वेदिका, जो आपस में बातें कर रही थीं, ईशानी की आवाज़ सुनते ही जल्दी से बाहर आई। सामने आर्यवीर को खड़ा देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, जबकि वेदिका हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि उसने पहले बार आर्यवीर को वहां देखा था, वरना ध्रुव ने उसे सिर्फ सबकी तस्वीरें ही दिखाई थीं।
आर्यवीर उसका दोस्त था जिसने अपना ज़्यादातर बचपना ध्रुव के साथ ही बिताया था, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उसे बाहर जाना पड़ा था और अब वो वापस आया था। यहाँ तक कि वो काव्या और ध्रुव की शादी में भी नहीं आ पाया था। हालांकि हनीमून के दौरान दोनों उससे बाहर मिल चुके थे। क्या हुआ ईशानी? वेदिका ने उसके पास आते हुए पूछा। क्या हुआ आर्यवीर? ये रो क्यों रही है? काव्या ने उससे सवाल किया। आप इससे मत पूछिए भाभी, मैं बताती हूँ। वेदिका, इसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गिरा भी दिया। ईशानी ने भीगी आंखों से वेदिका से शिकायत की। नहीं भाभी, मैंने सिर्फ इसे बंदरिया बोला, वो भी तब जब इसने मुझे गधा कहा, और फिर ये गिरी भी अपनी वजह से ही है। आर्यवीर ने तुरंत सफाई दी और उसे घूर कर देखा, जो अब मासूम बनी खड़ी थी। देखा, इसने मुझे बंदरिया बोला। भला कोई इतनी खूबसूरत लड़की को बंदरिया कहता है क्या? और क्या कहा? मैंने खुद अपना इतना प्यारा ड्रेस खराब करूंगी? ईशानी ने आंखें झपक झपक कर जबरदस्ती आंसू निकालने की कोशिश की। वेदिका और काव्या ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है आर्यवीर, ऐसे नहीं बोलते। काव्या ने उसे डांटा, जिस पर वो चुप होते हुए गुस्से से ईशानी को देखने लगा था। अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा ड्रेस भी ठीक हो जाएगा और मूड भी। वेदिका ने ईशानी को समझाया। नहीं, मेरा मूड ऐसे ठीक नहीं होगा, सिर्फ एक ही तरीके से होगा। ईशानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कैसे? वेदिका ने पूछा। जब हम सब यूनिवर्सिटी जाएंगे फंक्शन में, प्लीज़ देखो ना सुबह सुबह मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। ईशानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। काव्या, वेदिका और आर्यवीर को समझाने में थोड़ा वक्त लगा कि वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और उसमें आर्यवीर को भी घसीट रही है। ठीक है, हम चलते हैं, तुम इनसे मिलो, ये तुम्हारे देवर हैं आर्यवीर। वेदिका ने उसका परिचय करवाया था। और आर्यवीर, ये मेरी यानी तुम्हारी भाभी की बहन की दोस्त और पड़ोसन है ईशानी। ईशानी ने आर्यवीर की तरफ देखा और आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही आईब्रो उचकाई और मुंह फेर लिया। चलो अब अंदर चलते हैं। काव्या के कहने पर सब लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। तभी ईशानी को कुछ याद आया तो वो रुक गई। रुको भाभी, मैं ये फूल उठा लूं, वरना किसी के पैरों में आ जाएंगे। उसने झुककर फूल उठाने शुरू किए और आर्यवीर उसे देखता रह गया। एक नंबर की ड्रामेबाज थी, लेकिन फिर भी थी बड़ी प्यारी। फिर सब अंदर चले गए। अनाया और वेदिका अपने कमरे में तैयार होने चली गई थी, जबकि आर्यवीर क्यारा को गोद में लिए काव्या और ध्रुव के साथ बैठ गया था। और बताओ आर्यवीर, सफ़र कैसा रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? काव्या ने उसे जूस देते हुए पूछा। सब ठीक था भाभी, बस जल्दी लौटना था तो आ गया, उसने गिलास लेते हुए जवाब दिया। अच्छा, फिर एक काम करो, अगर थके हुए ना हो तो इन दोनों के साथ यूनिवर्सिटी चले जाओ। आज वहाँ फंक्शन भी है, थोड़ा घूम लेना, एंजॉय भी हो जाएगा। काव्या की बात पर आर्यवीर ने सिर हिला दिया और क्यारा के साथ बातें करने लगा। ईशानी, बस भी करो यार, एक ही दिन की तो बात है। वेदिका ने कार की पिछली सीट पर बैठी ईशानी से कहा, जो मुंह फुलाए सामने पैसेंजर सीट पर बैठे आर्यवीर को घूर रही थी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही, बस इसे बोलो अपनी सुरीली आवाज़ बंद रखे, मेरे कानों में खून निकल जाएगा। ईशानी ने चिढ़कर कहा, क्योंकि आर्यवीर गाड़ी में बैठते ही लगातार गुनगुना रहा था, जैसे मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, वो अपने कान बंद कर ले। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ईशानी का दिल किया कि पीछे से ही उसका गला दबा दे, लेकिन वेदिका ने उसका हाथ पकड़े रखा था, इसलिए वो खुद को रोक गई। थोड़ी देर में गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रुक गई। अंदर से तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, जिससे समझ आ गया था कि फंक्शन शुरू हो चुका है। वहाँ सब लड़कियाँ लाल रंग के कपड़ों में थी और लड़कों ने ब्लैक कोट के साथ रेड शर्ट पहनी हुई थी। आज का यही ड्रेस कोड था जो उन्होंने पहले ही आर्यवीर को बता दिया था, इसलिए वो भी उसी हिसाब से तैयार होकर आया था। ईशानी और वेदिका भी लाल रंग के खूबसूरत कपड़ों में थी। ईशानी की स्लीव आधी थी और वेदिका की फुल। तीनों साथ में ग्राउंड की तरफ बढ़े थे, जहाँ फंक्शन हो रहा था। लो आ गया मेरा क्रश, कितना क्यूट है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, ईशानी ने एड्रेस से आते एक लड़के को देखकर खुश होकर कहा। वेदिका ने हल्का सा सिर हिलाया, जबकि आर्यवीर थोड़ा चौंक गया। उसने ध्यान से उस लड़के को देखा। हैंडसम तो था, लेकिन उसका अंदाज देखकर समझ आ रहा था कि वो प्लेबॉय टाइप का है। उसे ईशानी की पसंद पर थोड़ा अफसोस हुआ था। बस करो यार, वो कोई प्यारा नहीं है,
आए दिन किसी नई लड़की के साथ दिखता है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। वेदिका ने चिढ़कर कहा। तुम भी ना हर बार मेरे क्रश की बेइज्जती कर देती हो। ईशानी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। जिस तरह का तुम्हारा क्रश है वो बेइज्जती के लायक ही है। आर्यवीर जो अब तक चुप था बोल पड़ा था। पता नहीं क्यों ईशानी के मुंह से उस लड़के की तारीफ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। सच बोलो, तुम जल रहे हो उससे। ईशानी ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। हाँ, हम किसी से नहीं जलते मिस ईशानी। और रही बात खूबसूरती की, तो वो तो ठाकुरों पर आकर ख़त्म हो जाती है, आर्यवीन ने अकड़ते हुए कहा। ईशानी ने आंखें घुमा दी। ऊपर से तो उसे इग्नोर किया, लेकिन दिल ही दिल में उसकी बात मान भी गई थी। मीरा कहाँ गई? फंक्शन खत्म होने वाला था। आर्यवीर जो थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी घूमने चला गया था, लौटकर उसे ढूंढने लगा था। वो घर चली गई है, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। ईशानी ने थोड़ा उदास होकर कहा। चलो फिर हम भी चलते हैं, आर्यवीन ने कहा, और ईशानी भी थक चुकी थी तो बिना बहस किए मान गई। दोनों साथ निकल ही रहे थे कि अचानक आर्यवीर रुक गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों रुक गए? ईशानी ने पीछे मुड़कर पूछा। धीरे बोलो, दो प्यार करने वालों को डिस्टर्ब कर दोगी, आर्यवीन ने दांत भींचते हुए कहा। क्या? ईशानी हैरानी से उसके पास आई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने गई उसका चेहरा लाल हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब देखते हुए? उसने फौरन नज़रें फेर लीं। जहाँ एक कपल खुलेआम एक दूसरे के करीब खड़े थे। इन्हें तो नहीं आ रही, ऐसे पब्लिक में सब कुछ कर रहे हैं। आर्यवीर हंसते हुए बोला। वैसे मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी ऐसा होता है, वो भी बिना किसी प्राइवेसी के। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। ईशानी को उसकी बात पर और भी शर्म आने लगी थी। उसने नज़रें झुका लीं। ऐसा भी नहीं है कि, उसने धीरे से कहा। तो फिर कैसा है? आर्यवीन ने उसकी झुकी नज़रों को देखते हुए पूछा। मतलब वैसा नहीं जैसा तुम बोल रहे हो, ईशानी झुंझलाकर बोली। और मैं क्या बोल रहा हूँ? आर्यवीन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे छेड़ते हुए पूछा। आर्यवीर समझ गया कि ईशानी शर्मा रही है, इसलिए उसे छेड़ते हुए बोला। वही किसमिस वाली बात? ईशानी का चेहरा और लाल हो गया। हाँ वही, उसने धीरे से कहा। आर्यवीर मुस्कुराया। तो तुम भी बाकी लड़कियों की तरह शर्माती हो? ईशानी ने भौहें चढ़ाकर कहा। क्यों, क्या मैं लड़की नहीं हूँ जो शर्माऊँ? हो तो, लेकिन इतनी खूबसूरत लगोगी ये नहीं पता था, आर्यवीन ने उसके चेहरे के करीब आकर धीमे से कहा। ईशानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई ही थी कि आर्यवीन ने बात पूरी की, बिल्कुल बंदरिया जैसी। बस फिर क्या था, उसकी मुस्कान गायब और नजरें खा जाने वाली हो गई। तुम्हें तो आज छोड़ूंगी नहीं, ईशानी चिल्लाई और उसके पीछे भागी। आर्यवीर हंसते हुए आगे 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 भाग रहा था। शहर के करीब 1 घंटे दूर दो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत झरना था, जहां इस वक्त आर्यवीर, ईशानी और वेद का साथ थे। शाम का वक्त था और आसपास काफ़ी लोग भी घूम रहे थे। प्लीज़ वेदिका, मेरी फ़ोटो खींचो ना, ईशानी ने कहा। वेदिका ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, तुम तो बस फ़ोटो में ही लग जाओगी, पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। ईशानी ने मुंह बनाकर उसे मासूम सी शक्ल दिखाई, लेकिन वेदिका पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, आर्यवीर ज़रूर उसके होठों को देखते हुए थोड़ा खो गया था। मैं खींच देता हूँ तुम्हारी फ़ोटो बंदरिया, उसने अपने गले में लटका कैमरा ठीक करते हुए कहा। सच में तुम कितने अच्छे हो। ईशानी खुशी से उछल पड़ी। उसे उसका बंदरिया कहना सुनाई ही नहीं दिया। कल तक तो मैं अजीब, कंगारू और न जाने क्या क्या था, आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशानी ने जल्दी से आंखें झपकाई। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा, उसने मासूम बनते हुए झूठ बोला। वेदिका ने उसकी चालाकी पर सिर हिलाया और आर्यवीर को उसकी हरकत पर हंसी आ गई थी। तुम लोग फ़ोटो लो, मैं यहीं बैठती हूँ, वेदिका ने क्यारा के वाल ठीक करते हुए कहा और थोड़ी दूर जाकर झरने को देखने लगी। इधर ईशानी अलग अलग पोज बनाकर फ़ोटो खिंचवा रही थी और आर्यवीर कैमरे के पीछे खड़ा उसे बस देखता ही जा रहा था। आर्यवीर उसकी ढेर सारी फ़ोटो खींचकर अपने पास सेव करता जा रहा था। बीच बीच में ईशानी की बच्चों जैसी हरकतों पर हंस भी देता। उसे बस ईशानी को देखना अच्छा लग रहा था। जब भी वो पोज बनाकर उसकी तरफ मुस्कुराती, आर्यवीर को सच में लगता जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। तभी अचानक एक लड़का ईशानी के पास आकर खड़ा हो गया और आर्यवीर की मुस्कान पल में गायब हो गई थी। हाय, आप बहुत ही खूबसूरत हो, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आपका नाम क्या है? उस लड़के ने इंग्लिश में पूछा था।
ईशानी अपनी तारीफ सुनकर हल्की सी शर्मा गई। ये सब देखकर आर्यवीर के अंदर अजीब सी जलन उठी। ऊपर से ईशानी का यूं मुस्कुराना तो जैसे आग में घी डालने जैसा था। उसने तुरंत कैमरा नीचे किया, जबड़े भींचे और सीधा उसके पास आकर बोला, चलो यहाँ से। उसने बिना कुछ सोचे ईशानी का हाथ पकड़ लिया। ईशानी हैरान होकर अपने हाथ को देख रही थी जो उसकी पकड़ में था। आर्यवीन ने उस लड़की की तरफ गुस्से भरी नज़र डाली, जिसे देखते ही वो चुपचाप वहाँ से हट गया। अरे आप, मेरा नाम तो बताने देते। कितना हैंडसम था वो, मुझे तो लगता है उसे मुझसे प्यार हो गया है। ईशानी आंखों में चमक लिए बोल रही थी, बिना ये समझे कि उसके हर शब्द आर्यवीर को चुभ रहे हैं। चुप करो बंदरिया, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। इतनी जल्दी कोई प्यार नहीं करता, और वो इतना हैंडसम भी नहीं था। आर्यवीर ने सख्त लहजे में कहा, तुम बेवकूफ़ हो और थोड़े अंधे भी हो। प्यार तो पल में हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो मोहब्बत बनता है, फिर इश्क और फिर जुनून। ईशानी ने उसके माथे पर हल्की सी उंगली मारते हुए कहा, और ये कैसे पता चलता है कि हम किस स्टेज पर हैं? आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो तो मुझे भी नहीं पता, ईशानी ने कंधे उचकाकर कहा। आर्यवीर बस उसे देखता रह गया, फिर एक नज़र उस लड़के पर डाली जो अभी भी दूर से ईशानी को देख रहा था। उसने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास रखते हुए वेदिका की तरफ चल पड़ा। अनजाने में ही दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे, बिना ये समझे। जल्दी चलो, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, वेदिका ने आगे बढ़ते हुए कहा, और ईशानी का हाथ पकड़कर उसे साथ ले गई। पथरीले रास्ते पर चलते हुए ईशानी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने हाई हील पहन रखी थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। मैं गिर जाऊंगी यार, मुझे हील पहनकर चलना नहीं आता, स्लीपर पहनने चाहिए थे। ईशानी रुकते हुए अपनी हील को देखकर बोली थी, रुको, मेरा हाथ पकड़ लो फिर चलो। आर्यवीर ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी तरफ किया, और तुम्हारा हाथ पकड़ने से मैं नहीं गिरूंगी क्या? ईशानी ने उसे देखते हुए कहा। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया, मैं गिरने ही नहीं दूंगा, एक बार पकड़ कर तो देखो। उसकी आवाज़ में इतना यकीन था कि ईशानी कुछ पल चुप हो गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, और अगर गिरा दिया तो? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। एक बार भरोसा करके देखो, वादा है कभी नहीं गिरने दूंगा। आर्यवीर ने बिना नज़र हटाए कहा, ठीक है, कर लिया भरोसा, अब देखते हैं कितना निभाते हो। ईशानी ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों की उंगलियां आपस में फंस गई थीं, और उसकी पकड़ अपने आप मजबूत हो गई थी। वेदिका तो कब की गाड़ी में बैठ चुकी थी, उन्हें वहीं छोड़कर। जैसे ही आर्यवीर ने उसके हाथ का वो नर्म सा एहसास महसूस हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यही वो लड़की है जो उसके दिल पर राज कर सकती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसने उसका हाथ थामे आगे चलना शुरू किया। ईशानी भी मुस्कुराते हुए पहले अपने जुड़े हुए हाथों को देखती और फिर आर्यवीर को, और चुपचाप उसके साथ चलती रही। उधर बारिश के बाद ही की सुबह थी। मौसम एकदम सुहाना हो गया था। हर तरफ ताजगी थी, भीगी सड़कों से आती खुशबू, और पेड़ पौधों जैसे फिर से जी उठे हों। वेदिका सफ़ेद शिफॉन की फ्रॉक में खुले बालों के साथ डाइनिंग टेबल पर क्यारा के साथ बैठी थी। सामने आर्यवीर बैठा मोबाइल में लगा हुआ था, और काव्या नाश्ता टेबल पर सजा रही थी। तभी गुड मॉर्निंग की आवाज़ आई, और सबकी नज़रें उधर गईं, जहां ध्रुव डार्क ब्लू थ्री पीस में आता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। सबने एक साथ जवाब दिया, मुझे तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। ध्रुव ने गंभीर होकर आर्यवीर और वेदिका की तरफ देखते हुए कहा। जी भैया, आर्यवीर ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। कल तुम दोनों की मंगनी है, ये मेरा फैसला है, और उम्मीद है तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ध्रुव की बात सुनते ही जैसे बम फट गया था। आर्यवीर और वेदिका दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। क्या? आर्यवीर ने दोबारा पूछा। कल तुम्हारी मंगनी है, ध्रुव ने साफ साफ दोहराया। वेदिका का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसने तो आर्यवीर को हमेशा भाई की तरह ही माना था। ऊपर से वो ईशानी और आर्यवीर की नज़दीकियों से भी वाकिफ थी। उसने ध्रुव की तरफ देखा, जो उसे समझाते हुए देख रहा था। एक तरफ वो इंसान था जिसने उसे हमेशा भाई से बढ़कर सहारा दिया था, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त। तुम दोनों में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? ध्रुव ने पूछा। नहीं भैया, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, देविका ने मुश्किल से कहा। आर्यवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या उसे ईशानी और उसके बारे में कुछ पता नहीं था? मुझे भी,
आर्यवीर के मुंह से भी धीमे से निकला। काव्या चुपचाप दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ठीक है, तो इस हफ्ते ही मंगनी की तैयारी शुरू कर दो। ध्रुव ये कहकर उठ गया। तभी ईशानी केक लेकर अंदर आई। किसकी मंगनी हो रही है, मुझे भी बताओ। उसकी आवाज़ सुनते ही आर्यवीर ने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसे सच्चाई पता चली, उसके हाथ से केक नीचे गिर गया। आंखों में हैरानी और दर्द साफ दिख रहा था। वेदिका ने उसकी आंखों में वो बेबसी देखी तो अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ईशानी की आंखें भर आईं, लेकिन ध्रुव को अपनी तरफ देखता देख उसने खुद को संभाला। ओहो सॉरी, मेरे हाथ से केक गिर गया। मुबारक हो आपको, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वहाँ मौजूद सब समझ गए कि वो अंदर से टूट चुकी है। उसकी आंखों में सिर्फ आर्यवीर ही नजर आ रहा था। ध्रुव सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। मैं चलता हूँ, ये केक मैं तुम्हारे लिए लाई थी। आर्यवीर, तुमने कहा था ना तुम्हें पसंद है, इसलिए सोचा उस कंगारू जैसी शक्ल वाले के लिए बना लाऊं। ईशानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ भर्रा गई। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। वेदिका ने काव्या की तरफ देखा और फिर भागते हुए अपने कमरे में चली गई। आर्यवीर वहीं खड़ा नजरें झुकाए, मुट्ठियां भींचे सब सुनता रह गया। आर्यवीर एकदम से उठा और ईशानी के पीछे भागा। कहाँ जा रही हूँ? उसने तेज कदमों से उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। ईशानी जल्दी जल्दी चल रही थी, आंखें भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही आर्यवीर ने उसे रोका, उसने सिर झुका लिया ताकि वो अपने आंसू छिपा सके। घर जा रही हूँ, उसने धीमी और कांपती आवाज़ में कहा, जिससे आर्यवीर का दिल जोर से धड़क उठा था। ये नज़रें क्यों झुका रखी हैं? क्या फ़ायदा आंसू छुपाने का जब मैं देख चुका हूँ? उसने कहा तो ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं नहीं रो रही हूँ, बस ऐसे ही, उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा। तभी आर्यवीर ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। ईशानी उसकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस करते हुए एक पल को ठहर गई थी। तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छिपा सकती हो, लेकिन इन आंखों में जो मेरे लिए प्यार है उन्हें नहीं छिपा सकती, जो आंसू बनकर बाहर बह रहे हैं। आर्यवीर ने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा था। ईशानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि आर्यवीर सब जान चुका है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मेरी मंगनी की बात सुनते ही ये आंसू क्यों आ गए? आर्यवीर ने उसके गाल पर गिरते आंसुओं को उंगली से उठाते हुए पूछा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मंगनी से भी नहीं। मैं तो अपनी दोस्त के लिए खुश हूँ, अब छोड़ो मुझे। ईशानी छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यवीर की पकड़ और कस गई। सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ईशानी ने सिसकते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझे भी नहीं पड़ता। मैं भी नहीं करता तुमसे प्यार, आर्यवीर ने उसे झटके से छोड़ते हुए कहा। ईशानी ने गुस्से और दर्द से उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम भी नहीं करते ना। मैं तो अपने एक दोस्त से प्यार करती हूँ, उसने कह दिया। उसके ये शब्द सुनकर आर्यवीर वहीं खड़ा उसे घूरता रह गया। गुस्से में आगे बढ़कर आर्यवीर ने ईशानी का चेहरा अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। खबरदार ईशानी, अगर तुमने अपने इन होठों से किसी और के लिए प्यार का नाम भी लिया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसने तीखे लहजे में कहा। ईशानी उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम तो कहते थे ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और ये जंगलीपन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, उसने झटके से खुद को छुड़ाते हुए कहा। आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए क्या है? करता हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत करता हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई साफ झलक रही थी। तो फिर ध्रुव भैया को मना क्यों नहीं किया? क्यों मान गए इस सगाई के लिए? ईशानी की आंखें लाल हो गई थीं। आखिर दिल की बात बाहर आ ही गई थी। आर्यवीर थोड़ा पास आया। उसकी नज़रें ईशानी के होठों पर टिक गई। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं अभी इसी वक्त इस सगाई से इनकार कर दूंगा। ईशानी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सामने वेद का और ध्रुव का चेहरा घूम गया। वो उनकी खुशियां नहीं छीन सकती थी। उसने नजरें झुका ली। नहीं करती मैं तुमसे प्यार, जो हो रहा है होने दो, उसकी आवाज़ भर गई थी और वो बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से भाग गई। आर्यवीर गुस्से और दर्द से वहीं खड़ा रह गया। करती हो तुम मुझसे प्यार, मुझे पता है, बस मान नहीं रही,
उसने खुद से कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसके मन में एक ही फैसला था, वो इस सगाई को नहीं होने देगा। घर आकर भी वो बेचैन रहा। करीब 1 घंटे तक बाहर बैठकर सिगरेट पीता रहा। यही उसकी पुरानी आदत थी। जब भी परेशान होता था सिगरेट का सहारा लेता। 1 हफ्ते के अंदर उसने साफ इनकार कर दिया इस सगाई से। ध्रुव को भी एहसास हो गया कि उसने अपनी बात उन पर थोप दी थी, इसलिए उसने फिर से वेदिका से राय ली और उसको दोबारा मना करने पर यह रिश्ता वहीं ख़त्म कर दिया गया। 1 हफ्ते से ईशानी की नज़रअंदाजी आर्यवीर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो बाहर से तो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन दिल में बेचैनी साफ थी। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी कियारा के कमरे से आवाज़ आई, अर्जुन अर्जुन। उसने बाहें उठाकर दरवाज़ा हल्का सा खोला तो अंदर झांक कर देखा। हाँ जी, कियारा की आवाज़ आई। तुमने पी है क्या? ईशानी ने आंखें तड़ेड़ते हुए पूछा। नहीं जी, कियारा ने तुरंत जवाब दिया। अरे वीर हैरान रह गया। दोनों बेड पर बैठी ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई खेल चल रहा हो। मुंह खोलो, ईशानी ने उसे उंगली दिखाकर कहा था। लो खोल लिया मुंह। कियारा ने मुंह बनाते हुए मुंह खोला। झूठ बोला, ईशानी ने सख्ती से कहा। नहीं, कियारा हंस पड़ी। तभी दोनों ने पास रखा गिलास उठाया और पीने लगी। ये सब देखकर आर्यवीर को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। रुको तुम दोनों, अभी फेंको इसे। वो तेजी से अंदर घुसते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ने गिलास नीचे किया और उसे देखने लगी। फिर एक साथ पूरा गिलास खाली कर दिया। आर्यवीर के होश उड़ गए। हे भगवान, ये तुमने क्या कर लिया? ये बच्ची को भी पिला दिया। उसने गुस्से और घबराहट में कहा। अब मैं अकेली पीती तो क्या अच्छा लगता। ईशानी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उठो दोनों, अभी जाओ और कुल्ला करो। ये क्या हरकत है? तुम समझदार हो ईशानी, ऐसे कैसे कर सकते हो? आर्यवीर सख्ती से बोला। दूसरे देश के लोग आगे निकल गए और तुम अभी भी हराम चीज़ों पर अटकी हुई हो। वो बोल ही रहा था कि ईशानी ने बीच में टोक दिया। बस करो, बहुत बोल रहे हो। लगता है मंगनी टूटने का गम ज़्यादा हो गया है। उसने तंज कसा था। कियारा अभी भी सब उलझन में सुन रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमने हराम चीज़ पी है। आर्यवीर ने उसके पास आकर सख्ती से कहा। कियारा हैरानी से उसे देखने लगी और फिर अचानक बोली, लो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये शराब नहीं है, ये तो एप्पल जूस है। उसने गिलास उठाकर दिखाया। माना कि मैं इतनी धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन हराम और हलाल में फ़र्क अच्छे से जानती हूँ। ईशानी ने भी साफ कहा, जिससे आर्यवीर वहीं खड़ा रह गया। ईशानी ने आर्यवीर की अक्ल पर हाथ रखकर अफसोस जताया तो आर्यवीर ने पास रखा गिलास उठाया और उसे सूंघ कर देखा, जो वाकई में एप्पल जूस ही था। अपनी बेवकूफ़ी पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तो फिर तुम क्या बोल रही थी? तुमने पी है? मैंने नहीं पी। ये सब क्या था? आर्यवीर ने उलझकर पूछा। कियारा ने मासूमियत से जवाब दिया। हम बस खेल रहे थे। दरअसल अनाया ने जिद की थी कि उसे वेदिका के साथ खेलना है, लेकिन वेदिका आराम कर रही थी तो मैं कियारा के साथ खेल रही थी। ये सुनकर आर्यवीर का मन किया अपना सिर दीवार पर ले मारे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने क्या सोच लिया है और असल में हो क्या रहा था। ये कोई खेल है? चलो अब सो जाओ। उसने कियारा को प्यार से समझाया, जो अब धीरे धीरे शांत होकर लेट गई थी। ईशानी ने उसे हैरानी से देखा, जो अभी तक जिद कर रही थी, और अगले ही पल सो गई। फिर आर्यवीर ने कहा, तुम भी जाओ घर। ईशानी ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है और यकीनन तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन आर्यवीर ने उसका रास्ता रोक लिया। रात के इस वक्त बाहर जाना सेफ नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ और सुबह चली जाना, उसने सख्ती से कहा। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसके लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, ठीक है, सो रही हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं। मैं खुद थक गई हूँ। और वो कियारा के पास लेट गई। आर्यवीर ने राहत में सिर हिलाया और लाइट बंद कर दी। जाते जाते उसने दोनों पर एक नज़र डाली। 1 हफ्ते की दूरी की बेचैनी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। कमरे से बाहर निकलते ही ईशानी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए माथा छुआ। उसके दिल में अजीब सी हलचन थी। तभी उसे याद आया आर्यवीर का मैसेज, जिसमें उसने लंच मंगवाया था। उसने सोचा, ठीक है, मैं ही ले जाकर दे देती हूँ। डाइनिंग टेबल पर बैठी काव्या ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी का निवाला गले में अटक गया,
लेकिन अब वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। पास बैठी वेदिका ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। मैं जाती हूँ, ईशानी ने धीरे से कहा और उठकर पलक का लाया हुआ लंच बॉक्स लेकर वहाँ से निकल गई। ईशानी जब लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंची तो हल्के पिंक कुर्ते और जीन्स में सजी, खुले बालों और सादे चेहरे के साथ वो काफ़ी सिंपल लग रही थी। वो सीधे ध्रुव के ऑफिस के केबिन की तरफ बढ़ी। वहाँ लोग उसे जानते थे क्योंकि वो पहले भी आती जाती रहती थी। उसने एक झटके से केबिन का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स कस गया। अंदर आर्यवीर अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसकी सेक्रेटरी मीरा उसके बिल्कुल पास खड़े होकर स्क्रीन पर कुछ समझा रही थी। मीरा का कंधा आर्यवीर के कंधे से हल्का सा टच हो रहा था। ईशानी की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो गुस्से से मीरा को घूरने लगी। उसके कपड़े मॉडर्न थे और उसका कॉन्फिडेंट देखकर ईशानी का गुस्सा और बढ़ गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आर्यवीर ने सिर उठाया और ईशानी को देखा। उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों में गुस्सा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि मामला क्या है। उसने मीरा को इशारा किया और वो मुस्कुराकर बाहर चली गई। ईशानी की नज़रें अब भी गुस्से से लाल थीं। उसने अंदर आते ही लंच बॉक्स टेबल पर जोर से रख दिया। कौन थी वो? उसने बिना रुके सवाल किया। आर्यवीर ने शांत लहजे में जवाब दिया, मेरी सेक्रेटरी। पर्सनल? ईशानी ने तुरंत पूछा। हाँ पर्सनल। आर्यवीर ने कंधे उचका दिए। ये सुनकर ईशानी के अंदर जलन की लहर दौड़ गई थी। वो चुपचाप लंच बॉक्स खोलने लगी, लेकिन उसका ध्यान वहीं अटका हुआ था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चलती हूँ। उसकी आवाज़ में उदासी थी, क्योंकि उसे खुद समझ आ गया था कि वो थोड़ा इनसिक्योर हो गई थी। ईशानी की बात सुनकर आर्यवीर अपनी जगह से उठा और उसके पास आते हुए बोला, सेक्रेटरी बदल दूंगा, तुम चाहो तो अभी निकाल देता हूँ। ईशानी धीरे से बोली, मुझे जाना है, और वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जलन हो रही है ना? उसके सवाल पर ईशानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, जलन नहीं, मैं बस इनसिक्योर हो गई हूँ। उसने कंधे उचका दिए। आर्यवीर ने उसके बालों की लटकान के पीछे करते हुए गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी आंखों में देखो, मेरे दिल में बस चुकी हो तुम, और अगर कभी किसी और को उस नज़र से देखूं तो वो सिर्फ हमारी बेटी होगी। ये सुनकर ईशानी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बोली, मुझे नहीं पता तुम इतनी अच्छी बातें भी कर लेते हो। आर्यवीर मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्यारी भी हो सकती हो। उसने हल्के से उसकी नाक दबा दी। ईशानी उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, और आगे बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी और मुड़कर बोली, सेक्रेटरी बदलना मत भूलना। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उस पर नहीं। अच्छा खासा हैंडसम बंदा है मेरा, कहीं लट्टू न हो जाए वो। ये कहकर वो हंसते हुए बाहर निकल गई। आर्यवीर भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद आर्यवीर कियारा के साथ खेल रहा था कि तभी उसके सामने किसी की कलाई आई और उसने ऊपर से काजल लगी आंखें, खुले बाल और चूड़ियों की खनक के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यवीर बस उसे देखता रह गया। ईशानी ने उसकी नज़रें महसूस की तो हल्का सा शर्माते हुए बोली, क्या देख रहे हो? और बाल कान के पीछे कर लिए। आर्यवीर ने गंभीर होकर कहा, यही कि अब अपनी मोहब्बत को अपना बना लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ईशानी का दिल जोर से धड़क उठा। देखना, बहुत जल्द तुम मेरे नाम की हो जाओगी। आर्यवीर ने ईशानी के हसीन चेहरे को देखते हुए कहा और उसके कंधे पर रखा दुपट्टा ठीक करते हुए उसके सिर पर डाल दिया। ईशानी ने अपनी शरारती आंखें उठाकर उसे देखा और धीरे से बोली, मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब आप आकर मुझे अपने नाम से जोड़कर अपने साथ ले जाओगे। उसकी बात सुनकर आर्यवीर अंदर तक सरसार हो गया। अब चलो, हमें जाना है, ईशानी ने कहा। आर्यवीर ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ईशानी भी काव्या और वेदिका और ध्रुव के आने पर उनकी तरफ बढ़ गई थी। वो सब एक सोसाइटी में होने वाली शादी की दावत में जा रहे थे, जहां उन्हें बुलाया गया था। ईशानी के मम्मी पापा नहीं आए थे, इसलिए वो सबके साथ जा रही थी। तुम भी विजय भाई की तरह मुझे शादी का जोड़ा अपनी पसंद का दिलवाना, ईशानी ने स्टेज पर मौजूद कपल को देखते हुए आर्यन से कहा, और जब मैं तुम्हारी शादी में दुल्हन बनकर तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊं
तो तुम भी मुझे ऐसे देखना जैसे खुश होकर सभी लोग देखते हैं। उसकी बात पर आर्यवीर मुस्कुरा दिया और बोला, जब तुम मेरी पसंद का जोड़े में मेरी दुल्हन बनकर आओगी ना, तो मैं भांगड़ा डालूंगा। ईशानी हंस पड़ी और बोली, कैसा लगेगा एक ठाकुर अपनी दुल्हन को देखकर भांगड़ा करता हुआ? लोग कहेंगे मैंने तुम पर काला जादू कर दिया है। आर्यवीन ने उसके कंधे से कंधा लगाते हुए कहा, आपकी अपनी पसंद की औरत को अपना हमसफर बनते देखकर खुश भी नहीं हो सकता। जो लोग बोलना चाहें बोले, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। ईशानी ने नरमी से कहा, बस अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैंने सुना है ज़्यादा सोचने से चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। उसने जल्दी से कहा। आर्यवीन ने कहा, मैं तो हर रोज़ तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में सोचता हूँ, और देखना वो दिन ज़रूर आएगा। ज़रूर, ईशानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और स्टेज की तरफ बढ़ गई। आर्यवीर 2 दिन बाद लौटा था। एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा था। अभी सुबह के करीब 11 बजे थे और वो तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ थीं क्योंकि पिछले 2 दिन वो काम में बहुत ही बिजी रहा था। उसने ईशानी को कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन ना तो उसने फ़ोन उठाया और ना ही जवाब दिया। वो बिना नाश्ता किए ही निकल गया था, इसलिए अब उसे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। अरविंद नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ा और गाड़ी पार्किंग में रोककर नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा, उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका पूरा चेहरा सख्त हो गया और माथे पर बल पड़ गए। उसने सामने देखा जहां ईशानी किसी और लड़के के साथ बैठी थी और उसका हाथ उस लड़के के हाथ में था। ये देखकर आर्यवीर का खून खौल गया। वो बिना सोचे तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में गुस्सा साफ झलक रहा था। अंदर पहुंचते ही उसने एक झटके से उस लड़के का हाथ ईशानी से अलग कर दिया और ईशानी को अपने पीछे खड़ा कर लिया। ईशानी पहले ही घबरा गई थी और जब उसने आर्यवीर का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो उसकी सांसें ही रुकने लगी थीं। वो लड़का भी उठ खड़ा हुआ और बोला, छोड़ो उसे। लेकिन आर्यवीर ने उसकी तरफ खून भरी नज़रों से देखा और उसे और कसकर पकड़ लिया। टच करने की हिम्मत भी मत करना उसे, आर्यवीर गुर्राया था। ईशानी डर के मारे काँप रही थी। उस लड़के ने फिर कहा, क्यों? मेरी होने वाली बीवी है वो। ये सुनकर आर्यवीर और ज़्यादा भड़क गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। अपनी जुबान संभाल कर, वरना मैं तेरी जुबान ही खींच लूँगा, उसने सख्त आवाज़ में कहा और उसे पीछे धक्का दे दिया। फिर आर्यवीर ईशानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। ईशानी चुपचाप उसके साथ चली गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो बहुत ही गुस्से में है। बाहर आकर आर्यवीर ने उसे गाड़ी के बोनट से लगा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसे घेर लिया। ये सब क्या था? उसने सख्त लहजे में पूछा। ईशानी डरते हुए बोली, मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय किया था, मैं बस उससे मिलने आई थी। ये सुनकर आर्यवीर और भड़क गया। वाह ईशानी, मतलब तुम ऐसे किसी और से मिलने आ गई? उसने गुस्से से कहा और गाड़ी पर हाथ मार दिया। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी मोहब्बत की तुम्हारी नज़र में यही कीमत थी? आर्यवीर ने उसका बाजू पकड़कर हल्का सा झकझोरते हुए कहा। ईशानी दर्द से कांप गई और बोली, प्लीज़ आर्यवीर, मुझे दर्द हो रहा है। ईशानी ने उसकी सख्त पकड़ अपने बाजू पर महसूस करते हुए नम आवाज़ में कहा कि मेरी तकलीफ़ का क्या आर्यवीर? पर मेरी तकलीफ़ का क्या ईशानी? क्या तुम अपने बाबा को हाँ कर चुकी हो? आर्यवीर ईशानी की भीगी सरवती आंखों को देखते हुए सख्त लहजे में पूछ रहा था। उसके सवाल पर ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने आर्यवीर का चेहरा देखा जहां परेशानियां साफ झलक रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। हाँ, ईशानी के लबों से जैसे ही ये लफ्ज़ निकला, आर्यवीर की पकड़ उसके बाजू पर ढीली पड़ गई और वो एकदम पीछे हट गया था। उसे बेयकीनी से देखने लगा। ईशानी धीरे से बोली कि शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था, हमारी मोहब्बत अधूरी ही रहनी थी और मैं अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्यवीर उसकी बेयकीनी आंखों को देखते हुए गुस्से और दर्द से बोला कि तुम अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन हमारी मोहब्बत को ख़त्म कर सकती हो। तुम्हें पता है हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं थी, लेकिन शायद मैं ही बेवकूफ़ था जो ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा जो अपने प्यार के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती। उसके लफ्ज़ों ने ईशानी के दिल को तोड़ दिया था। ईशानी कांपती आवाज़ में बोली कि अगर मैं अपने प्यार के लिए खड़ी होती तो मैं एक नाफरमान बेटी बन जाती। आर्यवीर ने ना में सिर हिलाया और कहा कि तुमने आज दूसरी बार मेरी मोहब्बत को थप्पड़ की तरह मेरे चेहरे पर मारा है।
वो अपनी आंखें रगड़ते हुए सख्त हो गया और बोला कि मेरी भी इज्जत है, मैं बार बार खुद को टूटता हुआ नहीं देख सकता। ईशानी रोते हुए उसे देख रही थी और बोली कि मोहब्बत में ईगो नहीं होता आर्यवीर, कभी कभी महबूब के कदमों में झुकना भी पड़ता है। मैं कमज़ोर सही लेकिन मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है, बस याद रखना। इतना कहकर ईशानी वहाँ से भागकर रोड पर आ गई और टैक्सी में बैठ गई। आर्यवीर उसे जाते हुए देखता रहा और टैक्सी के शीशे से ईशानी उसे देखते हुए रो रही थी। टैक्सी में बैठते ही वो सिसक सिसक कर रो पड़ी और खुद से कहने लगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने सच्चा प्यार किया था लेकिन अपने बाबा के सामने कुछ ना कर पाई। और उधर आर्यवीर ने अपनी नम आँखों को सख्ती से पोंछते हुए कहा कि तुम झूठी हो, तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी थी। आर्यवीर ने कहा कि अफसोस, मैंने अपने सच्चे जज्बात एक बुज़दिल और कमज़ोर औरत पर लुटा दिए। और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वो तय कर चुका था कि अब यहाँ नहीं रुकेगा और वापस चला जाएगा। उधर हवेली में शाम का वक्त करीब था और बड़े लॉन में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। जगह को गोल्डन और लाल फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ खाने का पूरा इंतज़ाम था और दूसरी तरफ मेहमानों के बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई हुई थीं। बीच में एक स्टेज बनाया गया था और वहां शादी के लिए शानदार सेटअप किया गया था। हर तरफ रौनक थी लेकिन आर्यवीर के दिल में सन्नाटा था। वो काले कुर्ते पैजामे और ओपन शेरवानी में बैठा हुआ था, हाथ में घड़ी और चेहरे पर गहरी खामोशी लिए हुए। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ थी क्योंकि वो यहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से उसे निकलना आसान नहीं था। ध्रुव ने उसकी शादी तय कर दी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि हालात ऐसे बने कि आर्यवीर ने गुस्से और इमोशन में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर पछता रहा था। तभी वो अचानक बेचैनी में उठ खड़ा हुआ और बोला कि बस बहुत हो गया, मैं ये शादी नहीं करूँगा। वो बार बार अपने बाल ठीक कर रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके दिल में सिर्फ ईशानी थी और वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने को तैयार नहीं था। वो गुस्से और दर्द में बोला कि मैं ईशानी के बिना किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। उसकी बातों में जिद थी और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार लग रहा था। तभी ध्रुव ने सख्त आवाज़ में उसे समझाया कि अब बहुत देर हो चुकी है और शादी होनी ही है। इसी बीच काव्या ने सच्चाई सामने रख दी कि ये सब पहले से प्लान नहीं था, बल्कि हालात ऐसे बने कि ईशानी के पिता पर कर्जा था और उन्होंने मदद के लिए एक शर्त मान ली है, जिसके मुताबिक पहले उनकी बेटी की शादी ध्रुव के दोस्त से तय हुई थी। आगे की सच्चाई ये थी कि जब उन्होंने आर्यवीर और ईशानी के रिश्ते को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ईशानी भी आर्यवीर के लिए स्टैंड लिया था। ये सुनकर आर्यवीर को यकीन नहीं आया और वो हैरान खड़ा रह गया। वेदिका ने उसे पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि लेकिन अपने पिता की वजह से ईशानी मान गई। ईशानी के पिता अपनी बेटी की खुशी भी चाहते थे लेकिन उन पर लोन का बोझ भी था, इसलिए उन्होंने मदद ली और बदले में ईशानी और आर्यवीर का रिश्ता तय कर दिया गया। ये सारी बात सुनकर आर्यवीर एकदम खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि ईशानी पहले से ही बहुत तकलीफ़ में थी और उसने गुस्से में आकर उसे और भी ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी। वो धीरे से बोला कि शुक्र है भाई, अगर मुझे ये सच्चाई नहीं पता चलती तो यहाँ बहुत बड़ा तमाशा हो जाता, शायद मैं उसे लेकर यहाँ से भाग भी जाता। ये सुनकर सब हल्के से मुस्कुरा दिए। जब शादी का वक्त आया तो सब ने आर्यवीर को फूलों से सजे मंडप में बिठा दिया और खुद उसके साथ खड़े हो गए। मंडप के उस पार से एंट्री साफ दिखाई दे रहा था जहाँ से ईशानी को आना था। आर्यवीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो अंदर ही अंदर बेहद खुश भी था। उसे लग रहा था कि आज वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगा। तभी सामने से ईशानी नजर आई जो बड़े घूंघट में ढकी हुई थी। उसने महरून रंग का भारी लहंगा पहना हुआ था और धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था इसलिए आर्यवीर उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ती हर अदा पर उसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। ईशानी भी बहुत टूट चुकी थी। वो बस सोच रही थी कि वो किसी और की होने जा रही है। अब उसके नाम के आगे आर्यवीर का नाम नहीं होगा, उसे भी आर्यवीर की तरह ही अनजान दुनिया में धकेल दिया जाएगा। उसकी आंखें नम थी और नज़रें झुकी हुई थीं। वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि सामने देख सके।
वो बस चाहती थी कि सामने बैठा इंसान आर्यवीर ही हो और कोई नहीं। फिर पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू की और ईशानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने कांपते हुए वहीं बैठ गई थी। आर्यवीर जो अब तक बेचैन था, उसके बैठते ही उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब वो उसकी बीवी बन चुकी थी। उसने बिना देर किए फूलों का पर्दा हटाया और धीरे से ईशानी का घूंघट उठा दिया। ईशानी ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आर्यवीर उसे देखकर एक पल के लिए ठहर गया क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराया और झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस किया। वहां मौजूद लोगों ने खुशी से शोर मचा दिया। ईशानी ने धीरे से आंखें खोलीं और जब उसने आर्यवीर को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गई थी। आर्यवीर मुस्कुराते हुए बोला कि शादी मुबारक हो मिसेज आर्यवीर सिंह। ये सुनकर ईशानी की आंखें और फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आर्यवीर ने सबको बधाई दी और फिर ईशानी का हाथ पकड़कर उसे पूरे हक से अपने पास खड़ा किया और फिर धीरे से उसे संभालते हुए सोफे की तरफ ले गया। ईशानी आर्यवीर के साथ बुत बनी हुई चल रही थी। आर्यवीर ने उसे बहुत नरमी से सोफे पर बिठाया और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि वो अभी भी सदमे में है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही। पूरा फंक्शन इसी तरह ख़त्म हो गया। आर्यवीर बाहर से खुश दिख रहा था लेकिन अंदर से उसे उसकी हालत साफ नज़र आ रही थी, जबकि ईशानी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। बाद में वो अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और घुटनों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी आर्यवीर से हो चुकी है। वो बहुत तकलीफ और बेचैनी में थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और फिर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। साथ ही उसकी तरफ आती मर्दाना खुशबू कमरे में फैल गई थी। आर्यवीर अंदर आया तो उसने हल्के मजाक में कहा कि मुझसे शादी हो गई इसलिए रो रही हो क्या। ये सुनते ही ईशानी के अंदर जैसे आग लग गई और वो तुरंत उठकर खड़ गई। उसने साइड टेबल से एक छुरी उठा ली और अपने हाथ पर रख ली। आर्यवीर ये देखकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो घबराकर बोला कि ईशानी ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसे, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। ईशानी रोते हुए चिल्लाई कि हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब अपनी अपनी बातें करते रहे और किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरे माँ बाप ने सिर्फ अपने मकसद के लिए मेरी शादी तय कर दी और तुम मुझे बेवफा कहते हो। मैंने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया। तुमसे शादी करके मुझे अफसोस हो रहा है। आर्यवीर खामोशी से उसे देख रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है और उससे गलती हो गई है कि उसने अभी ऐसा मजाक किया। ईशानी रोते हुए आगे बोली कि मैंने स्टैंड लिया था लेकिन मेरे बाबा ने मुझे मजबूर किया और धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। मैं हार गई, मैं बेटी थी इसलिए हार गई। वो रोते हुए कह रही थी कि अगर आज तुम मेरे नाम के साथ नहीं होते तो मैं उस इंसान के साथ खुद को भी खत्म कर देती। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हारे जहर जैसे लफ्ज़ और नहीं सुन सकती। वो ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर ध्रुव भाई ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। अगर तुमसे शादी ना होती तो मैं मर जाती। वो बुरी तरह टूट चुकी थी और उसके हाथ में अभी भी वो छुरी थी। वो रोते हुए बोल रही थी कि बस अब एक बार मुझे ख़त्म कर दो। अब क्यों यकीन नहीं आता तुम्हें? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे सख्त लफ्ज़ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो थकी हुई और टूटी हुई हालत में आर्यवीर को देख रही थी। आर्यवीर ने आगे बढ़कर ईशानी के रोते हुए वजूद को अपने आगोश में लिया और उसके हाथ से वो छुरी छीन ली। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला कि बस करो पगली, ऐसे रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो आज मेरे दिल को ही रोकने वाली थी। फिर वो उसके कांपते हुए वजूद को मजबूती से अपने करीब कर गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। ईशानी उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली कि आर्यवीर, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। आर्यवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला कि मुझे यकीन है तुम्हारे प्यार पर। सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें खुशियाँ दूंगा। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठा गया। ईशानी जल्दी से बोली कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। आर्यवीर मुस्कुराकर बोला कि इतना खूबसूरत ठाकुर तुम्हें मिल गया है और तुम अभी भी गिफ्ट मांग रही हो। फिर वो उसे बेड की तरफ ले गया
और हल्के मजाकिया लहजे में बोला कि ठीक है, गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन पहले आराम करो, बहुत थक गई हो तुम। ईशानी घबराकर बोली कि मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं ना। अरिवीर उसे बेड पर आराम से लिटाकर पास बैठ गया और धीरे से लाइट बंद कर दी। ईशानी उसकी तरफ देखती रही, फिर आंखें बंद कर ली। आरिवीर ने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसे अपने करीब समेट लिया। दोनों उस पल एक दूसरे की बाहों में सुकून और मोहब्बत महसूस करते रहे। दोस्तों, कहानी यही खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म होती है। अब आप बताइए, आपको ये कहानी कैसे लगी? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।